इतना कहने के बाद रानी अमरलता ने महाराज हर्षवर्धन सिंह से कहा कि यहाँ तक कहानी सुनकर महाराज बहादुर सिंह बहुत प्रसन्न हुए। इसलिए मंत्री जयंत सिंह ने कथा को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि बलवंत सिंह ने, जिसे लोहारगढ़ में जन्म लेने के कारण लोग लोहगढ़ी कहने लगे थे, उस देश की रीति के अनुसार 1 महीने तक घर में बैठकर पिता की मृत्यु का शोक किया। इस पर राजा को आपत्ति ही क्या होती, किंतु बलवंत सिंह को बाप के मरने का इतना शोक हुआ कि 1 महीने बाद भी दरबार में न गया। जब दूसरा महीना भी बीत गया तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने बलवंत सिंह के बजाय दूसरे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया और एक दिन नए मंत्री को आज्ञा दी कि पुराने मंत्री की जमीन जायदाद जब्त कर लो और बलवंत सिंह को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। नया मंत्री सिपाहियों की एक टुकड़ी लेकर बलवंत सिंह के घर की ओर चला। बलवंत सिंह के एक सेवक ने यह देख लिया और वह दौड़कर अपने स्वामी के निकट गया और उसके पांवों पर गिरकर बोला कि आप तुरंत घर छोड़ दें। बलवंत सिंह ने पूछा, आखिर बात क्या है? सेवक ने कहा, अधिक कुछ कहने सुनने का अवसर नहीं है। राजा ने आपकी संपत्ति जब्त करने और आपको गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और नया मंत्री राजमहल से सिपाही लेकर चल चुका है। बलवंत सिंह यह सुनकर घबरा गया और बोला, मैं कुछ रत्न और रुपया पैसा तो ले लूं। सेवक ने कहा, कुछ न लीजिए, सिर्फ अपनी जान लेकर निकल जाइए, क्योंकि मंत्री का किसी क्षण भी इस मकान में प्रवेश हो सकता है। यह सुनकर बलवंत सिंह पैदल ही निकल गया और चलते चलते उस शहर के श्मशान में पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते सूरज डूब गया। वह श्मशान में जाकर बैठा ही था कि उसकी एक व्यापारी से भेंट हुई। व्यापारी ने बलवंत सिंह को पहचाना और कहा, आप यहाँ रात में कैसे आए? बलवंत सिंह ने कहा, मैंने स्वप्न में अपने पिता को देखा था, जो नाराज होकर मुझसे कह रहे थे कि तू मुझे श्मशान में छोड़कर आने के बाद मुझे भूल गया है। इसीलिए मैं परेशान होकर तुरंत ही घर से चल पड़ा और यहाँ पहुँच गया। इसीलिए मैंने कोई सेवक आदि भी अपने साथ नहीं लिया। व्यापारी को उसकी बात पर विश्वास न हुआ और वह समझ गया कि बलवंत सिंह पर कोई मुसीबत आई है। उसने कहा, आपको शायद नहीं मालूम कि आपके पिता ने व्यापार में भी पैसा लगाया था। कई जहाजों पर उनका हजारों स्वर्ण मुद्राओं का माल लदा हुआ है और वे जहाज व्यापार यात्राओं पर हैं। आपके पिता मुझ पर बड़े कृपालु थे और मैं अपने को उनका सेवक समझता था। अब उस माल के मालिक आप हैं। चाहे तो आप अपने पहले जहाज के माल को मेरे हाथ बेच दें। मैं उसे 6000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बलवंत सिंह के पास तो कानी कौड़ी न थी। उसने इन मुद्राओं को भगवान की देन समझा और सौदा मंजूर कर लिया। व्यापारी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिए, 6000 स्वर्ण मुद्राएं देकर मैं आपके पहले जहाज के माल का स्वामी हो जाऊंगा, चाहे माल कितने ही का हो। क्या आप यह सौदा पूरी रजामंदी से कर रहे हैं? बलवंत सिंह ने कहा, हाँ, मैं पूरी रजामंदी से माल बेच रहा हूँ। व्यापारी ने कहा, मालिक, मैं आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए जरूरी है कि आप यह क्रय पत्र लिखित रूप में मुझे दें। बलवंत सिंह ने लिखकर दे दिया। मैं लोहारगढ़ पहुंचने वाले अपने पहले जहाज का माल व्यापारी के हाथ 6000 मुद्राओं में बेचता हूं, यह लिखकर नीचे हस्ताक्षर कर दिए। व्यापारी ने वह कागज लिया और बलवंत सिंह को 6000 मुद्राओं की थैली देकर चला गया। बलवंत सिंह श्मशान में बैठकर अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा और बहुत देर तक रोता रहा, यहाँ तक कि रोते रोते सो गया। इसी अरसे में एक जिन्न उधर घूमता फिरता आ निकला। बलवंत सिंह का सुंदर रूप देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने इतना सुंदर कोई मनुष्य नहीं देखा था। उसे देर तक देखने के बाद वह आकाश में पहुंचा। परी से उसने कहा, जमीन पर मेरे साथ चलो, मैं वहां पर श्मशान में एक सोता हुआ ऐसा आदमी दिखाऊंगा जिसकी सुंदरता पर तुम भी मोहित हो जाओगी। परी ने स्वीकार किया।
दोनों जमीन पर आए और जिन्न ने सोते हुए बलवंत सिंह की ओर उंगली उठाकर कहा, ऐसा सुंदर मनुष्य कहीं देखा है? परी ने बलवंत सिंह को गौर से देखा और बोली, वास्तव में यह अत्यंत रूपवान है, किंतु मैं विशालनगर में एक विचित्र बात देखकर आई हूँ। यदि तुम उसे जानना चाहो तो बताऊं, जिन्न ने कहा। जरूर बताओ, परी बोली। विशालनगर के राजा का एक मंत्री है जिसका नाम शील सिंह है। उसकी एक 20 बरस की पुत्री है जो अतीव सुंदरी है। राजा ने उसके रूप की प्रशंसा सुनकर मंत्री से कहा कि उस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे इस अनुग्रह से क्षमा करें। कारण पूछने पर उसने कहा, मेरा भाई जैसा मित्र मील सिंह भी मेरे साथ आपका मंत्री था। वह बहुत दिन पहले शहर छोड़कर चला गया था। सुना है कि वह वहां जाकर लोहागढ़ का मंत्री बन गया था और अब जीवित भी नहीं है। लेकिन उसके यहाँ एक बेटा हुआ था जो अब भी होगा। फिर मंत्री ने राजा को एक तकरार बताई जो उसके और उसके भाई जैसे मित्र के बीच हुई थी और कहा, चूंकि मैंने मील सिंह को वचन दे दिया था कि अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ करूंगा, इसलिए मैं मजबूर हूँ और आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकूंगा। आपके लिए तो विशालनगर में वैभवशाली परिवार की अनगिनत सुंदरी कन्याएं हैं, जिससे चाहे विवाह करें। राजा मंत्री की बात सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने कहा, तुम मुझे इतना छोटा समझते हो कि मेरे साथ रिश्तेदारी भी न करो। मैं तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हें हमेशा याद रहे। अब तुम्हारी कन्या एक बदसूरत सेवक से ब्याही जाएगी। यह कहकर राजा ने घुड़साल में काम करने वाले एक महाकुरूप सेवक को दूल्हे की तरह सजाने का आदेश दिया। इस सेवक का पेट भी बहुत बड़ा था और पांव भी टेढ़े थे। उसने मंत्री से कहा, जाओ, अपनी पुत्री के उस सेवक के साथ विवाह करने की तैयारी करो। मंत्री बेचारा अत्यंत दुखी मन से अपने भवन में आया। राजा की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने विवाह की तैयारियों का आदेश दिया। रात को विशालनगर में नौकरों ने बारात सजाई और कुबड़े सेवक को स्नानगृह में भेजा और खुद स्नानगृह के द्वार पर एकत्र हो गए। कुबड़े और बदसूरत सेवक को नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। उसी समय जिन्न से परी ने कहा, कुरूप सेवक को शादी के कपड़े पहनाए गए हैं और इस समय उसका दूल्हे की तरह श्रृंगार किया जा रहा है। कितने दुख की बात है कि मंत्री की इतनी सुंदर कन्या इतने कुरूप सेवक की पत्नी बने। यह सुनकर जिन्न बोला, अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस कन्या का विवाह इस सुंदर युवक से हो जाए तो कैसा रहे? परी ने कहा, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए कि राजा का अन्याय घटित न हो सके। सेवक को धोखा देकर उसकी जगह इस युवक को बिठा दिया जाए। इससे राजा को भी उनके अनुचित क्रोध का फल मिल जाएगा और मंत्री और उसकी पुत्री का भी सेवक के साथ रिश्तेदारी करने के अपमान से बचाव हो जाएगा। जिन्न ने परी से कहा, अगर तुम मेरी सहायता करो तो यह काम हो सकता है। मैं इसके जागने से पहले ही इसे उठाकर विशालनगर में पहुंचा दूंगा। आठ जिन्न और परी एक क्षण ही में बलवंत सिंह को उठाकर विशालनगर में स्नानगृह के पास ले गए। बलवंत सिंह की आंख खुली तो वह स्वयं को नई जगह पाकर बहुत घबराया और चीत्कार करने ही वाला था कि जिन्न ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे चुप रहने के लिए कहा। फिर उसे समझाया, मैं तुम्हें एक मशाल देता हूँ, उसे लेकर शादी के जुलूस में सम्मिलित हो जाओ। मंत्री के मकान में निडर होकर चले जाओ और अंदर जाकर कुबड़े के दाहिनी ओर बैठ जाना। इसके पहले गाने बजाने वालों को जो बारात के साथ होंगे खूब इनाम देना और अंदर जाकर दुल्हन की दासियों को भी मुट्ठी भरकर सिक्के देना। यह ख्याल मत करना कि तुम्हारी थैली खाली हो जाएगी। तुम किसी से न डरना और मेरे बताए पर काम करते जाना। अतएव बलवंत सिंह मशाल लेकर भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर में दूल्हा बना सेवक भी स्नानगृह से बाहर निकला और शाही घोड़े पर बैठकर दुल्हन के घर की ओर चला।
बलवंत सिंह ने गाने बजाने वालों को मुट्ठी भर भर कर सिक्के दिए। वे इससे बड़े प्रसन्न हुए। बारात मंत्री के द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने बारातियों को बाहर रोक दिया। गाने बजाने वालों को तो अंदर जाना ही था। उन्होंने इस खुले हाथ वाले बाराती यानी बलवंत सिंह के भी अंदर जाने की अनुमति द्वारपाल से लड़ झगड़ कर दिलवा दी और कहा कि यह सेवक नहीं, उच्च वर्ग का परदेशी है। उन्होंने उसके हाथ से मशाल भी ले ली और उसे दूल्हे की दाहिनी ओर बिठा दिया। दूल्हे की बाईं ओर दुल्हन बैठी थी। दुल्हन यद्यपि अतीव सुंदरी थी, किंतु कुरूप सेवक से ब्याही जाने पर अत्यधिक शोक संतप्त और मुरझाई हुई थी। कुछ क्षण में दुल्हन की दासियां हाथ में मशाले लेकर आईं। उनके साथ विशालनगर की अन्य स्त्रियां भी थीं। वे सब कहने लगीं, इस कुबड़े की तरफ देखा भी नहीं जाता। हम लोग तो अपनी सुंदरी दुल्हन का हाथ इस सजीले जवान को देंगे जो उसके पास बैठा है। उन्होंने इस बात का भी ख्याल न किया कि राजा की आज्ञा से सेवक का विवाह हो रहा है और ऐसी बातें करने पर उन्हें दंड मिल सकता है। बलवंत सिंह ने जिन्न के आदेशानुसार दासियों को मुट्ठी भर भर इनाम देना शुरू किया और मुट्ठी भर भर सिक्के उछालने भी शुरू किए। सेवक ने क्रुद्ध दृष्टि से बलवंत सिंह को देखकर कहा, अब तेरा यहाँ क्या काम है? क्यों खड़ा है यहाँ? जाता क्यों नहीं? वह बेचारा घबराकर बाहर जाने को उद्यत हुआ, किंतु परी और जिन्न ने, जो अदृश्य रूप से वहाँ मौजूद थे, उससे कहा, तुम बाहर न जाओ, हम लोग इस कुबड़े को ही भगा देंगे और तुम दुल्हन के कमरे में चले जाना। परी और जिन्न के आश्वासन पर बलवंत सिंह वहीं पर रुका रहा। उसकी जगह कुबड़े को ही भागना पड़ा। हुआ यह कि जिन्न ने बिल्ली का रूप धारण कर लिया और वह बिल्ली कुबड़े को तेज नजरों से देखने लगी। कुबड़े ने डपटकर और हाथ फटकार कर भगाना चाहा, मगर वह बिल्ली भयानक रूप से गुर्राने लगी और अंगारे जैसी लाल आंखों से देखने लगी। तेरा अंत निकट है। कुबड़ा सेवक डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। भैंसे जी महाराज, मेरा क्या कसूर है? भैंसा बना हुआ जिन्न बोला, तेरा यह साहस कि मेरी प्रेसी से विवाह रचाए? कुबड़े ने कहा, मालिक मुझे क्षमा करें, मुझे मालूम नहीं था कि मंत्री की कन्या आपकी प्रेमिका है। भैंसा बोला, अच्छा, तेरी जान नहीं लूंगा, लेकिन जैसा कहूँ वैसा कर। तू इसी तरह आंखें बंद करके रात भर यहाँ रह और जब सवेरा हो जाए तो भाग जाना, इधर मुड़कर भी नहीं देखना। उसने कुबड़े को सिर के बल दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और कहा, अगर तुमने रात में कभी हिलने डुलने की कोशिश की तो तुझे इसी दीवार से रगड़कर खत्म कर दूंगा। फिर परी और जिन्न वहाँ से चले गए। कहानी जारी है। जिन्न और परी ने अंततः बलवंत सिंह को शील सिंह की पुत्री के पास पहुंचा तो दिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन दोनों का विवाह हो पाएगा? और अगर विवाह हो गया तो अत्याचारी राजा का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इसे स्वीकार करेगा या कोई नई साजिश रचेगा? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले भाग में। जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन हर वीडियो देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ ही हमारा उत्साह और प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए मोड़ के साथ। जोड़ी की पौड़ी, जहां हर कहानी होती है थोड़ी हटके।